So we will start with next topic, that is moment of inertia as an analogous quantity for mass. Moment of inertia as analogous मतलब similar. So पहले तो हम moment of inertia define करेंगे. Moment of inertia as an analogous quantity for mass. Analogous quantity for inertia. तो टाइटल ऑफ द टॉपिक यही लिखा है. ओके, क्वांटिटी फॉर मास मतलब इनर्शिया. मास मतलब इनर्शिया होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए. इनर्शिया मतलब ही मास है. तो पहले हम डिफाइन कर देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन. अगर आपको याद होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद होना चाहिए. एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू इट. मतलब आइडिया ये है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा. अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है विद कांस्टेंट स्पीड तो वो उसी स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा, उसी स्पीड के साथ रहेगा. कब तक? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक. तो द क्वेश्चन वाज, बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, तो क्वेश्चन इज किसने उसको रोका खुद का स्टेट चेंज करने से? उसके खुद के मास ने. उसको आपने बोला था इनर्शिया. तो इनर्शिया डिफाइन कैसे करते हैं? इनर्शिया इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो सबसे पहले इनर्शिया लीनियर मोशन में क्या होता है ये पता होना चाहिए. इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज. किसको अपोज करता है ये? एनी चेंज. टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. राइट. तो इनर्शिया पहले पता होना चाहिए. इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिसको आप यूनिफॉर्म मोशन बोलते हो, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनलेस यू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. तो ये इनर्शिया लीनियर मोशन में कौन प्रोवाइड करता है? मास. तो मास ऑफ अ बॉडी is the inertia in case of linear motion. और लीनियर मोशन को आप बोलते हो ट्रांसलेशनल मोशन. इन केस ऑफ लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन. सिमिलरली रोटेशनल मोशन के केस में जो क्वांटिटी इनर्शिया प्रोवाइड करेगा उसको क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया. उसका इक्वेशन डिराइव करना है, आज ही होगा in next 10-15 minutes. Similarly, a physical quantity which provides inertia in rotational motion is known as torque नहीं, is known as rotational inertia or moment of inertia. जहां पे रोटेशनल मोशन की बात होगी वहां पे मोमेंट ऑफ लिखते हो. मोमेंट ऑफ. राइट. सिंपल. तो आइडिया बहुत सिंपल है. आइडिया ये है, इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है विच अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन.
बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मूविंग है तो उसी डायरेक्शन में मूव होता रहेगा विद द सेम स्पीड। तो किसने रोका खुद का स्टेट चेंज करने के लिए? खुद के ही मास ने। ये लीनियर मोशन में होता है इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में लाइव एग्जांपल है, डोर ओपन है तो ओपन है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ और अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं तो ये रोटेट होता रहेगा विद द सेम एंगुलर स्पीड। कब तक रोटेट होता रहेगा? जब तक उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। मतलब वो अपना स्टेट चेंज करेगा क्या? नहीं। तो स्टेट चेंज करने से किसने रोका? इनर्शिया ने। लेकिन यहाँ पे मोशन कौन सा था? रोटेशनल। तो उस इनर्शिया को क्या बोलोगे? रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया लीनियर मोशन में कौन प्रोवाइड करता है? मास। और रोटेशनल मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है? तो उसका इक्वेशन डिराइव करना है आज। तो यहाँ तक पहले बेसिक आइडिया क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, राइट? पीछे आवाज आ रहा है ना? तो आइडिया क्या है? हमको क्या फाइंड करना है? इनर्शिया। कौन से केस में? रोटेशनल केस में। उसको क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। वेरी गुड, क्लियर। अब सबसे पहले हम डिराइव करेंगे इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। लेट अस से फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विद स्पीड v, बॉडी का मास है m, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर मोशन का। अब हमारे पास एक बॉडी है जो रोटेट हो रहा है, उसका फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो लेट अस डिराइव काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। और मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि हम हमेशा कौन सा बॉडी कंसीडर करेंगे? रिजिड। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो रोटेशन के साथ साथ क्या होगा? वाइब्रेशन। शेप चेंज होगा मतलब वाइब्रेशन होंगे। तो हम जब भी रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो बॉडी इज अज्यूम टू बी रिजिड बॉडी। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है ऑफ एनी शेप। एनी शेप को नॉर्मली बोलते हैं रैंडम शेप या फिर आर्बिट्री शेप। आर्बिट्री, रैंडम मतलब शेप इज नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास एक बॉडी है रैंडम शेप का। सो कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ रैंडम शेप ऑफ आर्बिट्री शेप विच इज रोटेटिंग। अभी मैंने कल ही बताया था कि जब बॉडी रोटेट होता है तो वो रोटेट होता है अबाउट सम एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, जब दरवाजा ओपन या क्लोज करते हो तो डोर इज रोटेटिंग अबाउट विच एक्सिस? रोटेशनल एक्सिस कौन सा है उसका? जहां पे तुमने उसको हिंजेस लगा के रखे, हिंजेस मतलब बिजागरे, करेक्ट? और एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस बॉडी। अब ये बॉडी रोटेट हो सकता है अबाउट दिस एक्सिस ऑल्सो। ये हो सकता है अबाउट दिस एक्सिस ऑल्सो। ये रोटेट हो सकता है अबाउट दिस एक्सिस ऑल्सो, ऐसा, राइट? करेक्ट। ये हो सकता है अबाउट दिस एक्सिस ऑल्सो। क्लियर? तो अगर आपको याद होगा तो कल मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन भी डिफाइन करके दिया था। तो याद है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, all the particles of the body perform circular motion and the centers of all this circle lie along a common straight line. That common straight line is called as axis of rotation. जिनको अभी भी याद नहीं है तो थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन यू नीड टू रिमेम्बर दिस इज बेसिक आइडिया। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी, आप उस पर चाहे जितना फोर्स लगा दो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कि नो मैटर हाउ लार्ज फोर्स यू अप्लाई, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम। मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। तो जब आप इस रिजिड बॉडी को रोटेट करवाते हो अबाउट सम एक्सिस, सपोज ये एक्सिस है, राइट? एक काम करो, चलो एक्सिस बाद में बोलता हूँ। जब ये बॉडी रोटेट होगा, व्हेन द बॉडी रोटेट्स, all the particles of the body perform circular motion। और ये जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं इन सब का सेंटर अगर आप देखोगे तो वो एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे है। और जो कॉमन स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक कॉमन स्ट्रेट लाइन है जहां पे सारे सर्कल्स के क्या है? सेंटर्स है। सो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स,
All the particles of the body perform circular motion and the centers of all this circle lie on a common straight line which is called as axis of rotation. और मैंने कल ये भी बताया था कि हमारी मर्जी हम वहां से रोटेट करवाएंगे, मतलब हम एक्सिस को यहाँ से भी पास करवा सकते हैं, हम एक्सिस को यहाँ से भी पास करवा सकते हैं. तो आई विल टेक सम एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ. तो हमारे पास एक रैंडम शेप का, आर्बिट्री शेप का रिजिड बॉडी था. रैंडम शेप क्यों लिया? मत लो, रिंग ले लो, डिस्क लो, स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, आपकी मर्जी. फिर आप बोलोगे फिर डिस्क ही क्यों लिया, फिर रिंग क्यों लिया? तो इसलिए कोई भी शेप ले लिया. टेक एनी शेप यू वांट. ओके, हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है. इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ and it is rotating with some constant angular speed omega. Important. रोटेशन के टोटल 3 डेरिवेशन है. एक में फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एक में फाइंड करना है आपको टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, एक में फाइंड करना है आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. याद रखना, ये 3 फाइंड करना है आपको. क्या फाइंड करना है? 3. कौन से 3? काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम. अब थोड़ा सा बेसिक 11वीं का जो जरूरत है उतना बताना पड़ेगा, सो दैट यू रिमेंबर कहाँ पे स्पीड कांस्टेंट लेना है, कहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं लेना है. अगर मोशन लीनियर होता तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. आपको पता है जब आप बोलते हो ना हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब तुम ये बता रहे हो कि स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होगा ही नहीं. अगर मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम कितना था? 100 और ये कितना था? 10 का स्क्वायर. तो कितना है ये? 5000 जूल. बराबर. मैंने अगर पूछा होता व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम मूविंग विद वेरिएबल स्पीड फ्रॉम 0 to 100 मीटर पर सेकेंड, नहीं बता सकते तुम. तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. तो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी अगर तुम फाइंड करते हो तो तुम स्पीड को क्या लेते हो? कांस्टेंट. तो फिर एंगुलर मोशन में जब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, मतलब रोटेशनल मोशन में, तो स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. रिमेंबर. तो जब आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे तो जो बॉडी रोटेट हो रहा है उसका एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट. उसका एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट. क्योंकि ये देखो छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको फॉर्मूला और डेरिवेशन याद रखने में हेल्प करेंगे. 3 डेरिवेशन है, तीनों सिंपल है, सिर्फ एक एक चेंज है. जब तुम काइनेटिक एनर्जी बोलते हो तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करता है, तो स्पीड कांस्टेंट होगा तो ही काइनेटिक एनर्जी डिराइव होगा. लीनियर मोशन में स्पीड v कांस्टेंट था, एंगुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होगा. फिर लिखना कैसे बताऊंगा मैं बाद में, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो. और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लीनियर मोशन पता है तो आपको एंगुलर बाय डिफॉल्ट पता है. अभी एक बात बताओ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो तुमने बता दिया. जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक बॉडी मूव नहीं होगा, मतलब स्टेट चेंज नहीं करेगा. अब बताओ अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अनबैलेंस फोर्स, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन. तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? तो लीनियर मोशन में F इक्वल टू एम ए. राइट. सिमिलरली ये डोर है, वो रेस्ट पे है. अगर मुझे इस डोर का स्टेट चेंज करना है, उसको रोटेट करवाना है, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स नहीं, टॉर्क. लीनियर मोशन प्रोड्यूस कौन करता है? फोर्स. एंगुलर मोशन कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क. तो फोर्स मतलब लीनियर और उसका इक्विवेलेंट टॉर्क. राइट. इसका इक्वेशन क्या है? मास इनटू मास क्या है? इनर्शिया. तो फोर्स के जगह पे, लीनियर की जगह पे क्या आएगा? टॉर्क. रोटेशनल में क्या आएगा? टॉर्क. मास की जगह पे जो क्वांटिटी आएगा उसको क्या बोला था अभी? कौन सा इनर्शिया? रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ. उसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से. एक की जगह पे क्या लिखोगे? अल्फा. ये लीनियर एक्सिसन है, वो क्या है? बराबर. करेक्ट. जब काइनेटिक एनर्जी डिराइव करना है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे. ये लीनियर था, एंगल में क्या लिखोगे?
हाफ एम की जगह पे आई, वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, ये डिराइव करेंगे आज। बट इंपॉर्टेंटली जब काइनेटिक एनर्जी डिराइव करना है तो स्पीड क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। जब टॉर्क डिराइव करना है तो क्या कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन। तो वर्ड्स चेंज होंगे। यहां बोलोगे कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ विथ कांस्टेंट स्पीड। वहां बोलोगे कंसीडर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी rotating about an axis of rotation passing through some point O with constant acceleration। हो गया, इतना ही डिफरेंस है। स्टार्टिंग में इतना डिफरेंस है, फिर धीरे धीरे और आएगा। एंगुलर मोमेंटम का लीनियर फॉर्म, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। वापस से किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर स्पीड कांस्टेंट होगा कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, स्पीड। अगर फॉर्मूला v पे डिपेंड करता है तो v कांस्टेंट, अगर फॉर्मूला a पे डिपेंड करता है तो a कांस्टेंट। फिर फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या कांस्टेंट, वेरी गुड। p की जगह पे l, m की जगह पे i और v की जगह पे ओमेगा। आपने सीईटी जेई नीट के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको हाफ एम वी स्क्वायर पता है, तो आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी पता है, क्योंकि m की जगह पे i, v की जगह पे ओमेगा। अगर आपको F इक्वल टू एम ए पता है तो आपको टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पता है। अगर आपको P इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी पता है, तो आपको एंगुलर मोमेंटम इज आई इनटू ओमेगा भी बाय डिफॉल्ट पता है। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो 3 डेरिवेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी में बॉडी का क्या कांस्टेंट है, स्पीड, राइट। एंगुलर मोमेंटम में क्या कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम में स्पीड। और टॉर्क में क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो हम चालू करेंगे पहले डेरिवेशन से। सिर्फ मैं क्यों बता रहा हूं समझेगा आगे, लिखना कैसे एग्जाम में वो भी आपको सीखना पड़ेगा, तो यू विल लर्न हाउ टू राइट डाउन। यहां तक क्लियर। हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो हमने एक रिजिड बॉडी ले लिया। रिजिड बॉडी का शेप रैंडम था, आर्बिट्री था, and this body is rotating about some axis of rotation passing through point O with constant angular speed। Good। तो consider a rigid body of arbitrary shape, rotating about an axis of rotation, passing through एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। देन ये बॉडी कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी इज assumed to be made up of large number of particles। तो consider the body to be made up of large number of particles। एक मास यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा और कहीं होगा। तो टोटल n पार्टिकल्स है। पहले पार्टिकल का मास है m1, दूसरे का मास है m2, इसका मास है m3, nth पार्टिकल का है mn। m1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है r1, m2 का डिस्टेंस है r2, m3 का डिस्टेंस है r3 और mn का डिस्टेंस है rn। ये r1, ये r2, ये r3, ये rn, राइट। तो let us consider the body to be made up of large number of particles n with masses। पहले पार्टिकल का मास कितना था, m1 with masses m1, दूसरे का m2, m3 up to mn।
at perpendicular distance, at perpendicular distances, m1 का डिस्टेंस क्या था r1, m2 का, m3 का, mn का, कहां से मेजर किया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, गुड। देन देखो एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, पहली बार लगेगा कि थोड़ा सा लेंदी है, बट ठीक है, डेरिवेशन तो डेरिवेशन है, करना तो पड़ेगा ना, यू हैव टू डिराइव दिस। तो हमने एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी लिया विच इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O with constant angular speed omega. Body is supposed to be made up of large number of particles, n particles with masses m1, m2, m3, mn, distances r1, r2, r3, rn, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अब मुझे बता, तुमको बोला यहां से वहां जाओ, इस एंड से उस एंड तक जाओ, ऐसा घूम घूम के जा रहे हो, इज दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोला? क्योंकि देखो अभी एक्सिस से तुम डिस्टेंस मेजर करोगे, m1 का डिस्टेंस आपको एक्सिस से मेजर करना है, ये पूरा लाइन ही एक्सिस है, तुम यहां से भी मेजर कर सकते थे ना, यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते हो, तो शॉर्टेस्ट कौन सा है? r1। तो डिस्टेंस हमेशा कौन से लेते हैं? शॉर्टेस्ट। तो यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का, राइट। आपको क्या डिराइव करना है? काइनेटिक एनर्जी। आपको याद है मैंने अभी भी बताया था कि जब एक रिजिड बॉडी रोटेट होता है तो बॉडी के पार्टिकल्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर, व्हेन द बॉडी रोटेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं सबके सर्कल्स नहीं दिखाऊंगा, मैं आई विल शो ओनली वन ऑफ इट, सिर्फ समझने के लिए, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। So since the body rotates, all the particles of the body perform circular motion. As the body rotates, as the body rotates, the particles of the body, the particles of the body perform circular motion. अब सर्कुलर मोशन अगर बॉडी परफॉर्म मतलब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है तो डू यू रिमेंबर वहां पे लीनियर स्पीड भी होता है। व्हाट इज लीनियर स्पीड? आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। रिवाइज करते रहना पड़ेगा, मैं वापस बता रहा हूँ आपको, लेकिन यू हैव टू रिवाइज। सर्कुलर मोशन जब आप लेते हो, पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका लीनियर स्पीड होता है अलोंग टेंजेंट, और ये लीनियर स्पीड होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। यहां तक क्लियर? अब इमेजिन हमारे पास एक डोर है, इस डोर पे मैंने बहुत सारे मार्किंग कर दिए एंड ईच ऑफ दैट मार्किंग इज अ पार्टिकल। तो जब डोर रोटेट होगा तो सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन। सारे पार्टिकल्स का एंगुलर स्पीड क्या होगा? सेम, मतलब क्या होगा? ओमेगा, क्योंकि रोटेटिंग रिजिड बॉडी का एंगुलर स्पीड कितना था? ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज कांस्टेंट, लेकिन लीनियर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? v इक्वल टू आर ओमेगा, हर किसका डिस्टेंस अलग है। लुक एट द डायग्राम, ओमेगा भले ही सेम है लेकिन हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग है। तो v किस पे डिपेंड करता है? r पे। जिसका r कम है उसका v भी कम है, ये याद रखना। सो द स्पीड, लीनियर स्पीड, द लीनियर स्पीड of the particle, of the particles is given by v equal to r omega. Omega for all the particles is same but v is different. Omega for all the particles is constant बट v इज डिफरेंट, क्योंकि v किस पे डिपेंड करता है? r पे। v इज डिफरेंट।
So therefore, speeds of linear speeds of particle, linear speeds of particles are given by v1 equal to r1 ओमेगा 1 ओमेगा सबका सेम है, v2 equal to r2 ओमेगा, v3 equal to what will be v for nth particle, rn ओमेगा. वेरी गुड. राइट. हमको क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी. वी नो दैट अभी क्योंकि जब बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. जब बॉडी मोशन में हो तो हर एक बॉडी जो मोशन में है उसका कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक. तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ एम. वी क्या था? आर ओमेगा स्क्वायर. तो इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये जनरल फॉर्मूला है. अगर मैं ऐसे सारे के सारे पार्टिकल का एक एक करके काइनेटिक एनर्जी निकालने गया, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या आएगा? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा 1 स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल का कितना आएगा? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. थर्ड पार्टिकल का कितना आएगा? हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ऐसे nth पार्टिकल का कितना आएगा? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. राइट. रिजिड बॉडी किससे बना है? इन सारे पार्टिकल से. तो रिजिड बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? पार्टिकल्स की एनर्जी से. अगर मैं ये सारे n पार्टिकल्स के एनर्जी को ऐड करते गया तो हमको मिलेगा टोटल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. और तुम ऐड कर सकते हो? कर सकते हो. क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या है? स्केलर है. जहां पे डायरेक्शंस इन्वॉल्व नहीं हो वहां पे आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो बॉडी है, एक का एनर्जी 10 जूल है, दूसरे का 5 जूल है. व्हाट इज टोटल एनर्जी? 15. राइट. मेरे पास एक बॉडी है, दो फोर्स है. एक पे फोर्स है, एक फोर्स है 10 आई कैप, दूसरा है -5 जे कैप. डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो तुम. ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर है. अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो जब वेक्टर क्वांटिटी हो तो डायरेक्ट एडिशन होता है क्या? लेकिन स्केलर हो तो यस. एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर. तो मुझे अगर टोटल पूरे बॉडी का एनर्जी निकालना है तो वो कहां से मिलेगा? पार्टिकल से. क्योंकि बॉडी बना किससे है? पार्टिकल से. राइट. करेक्ट. तो जैसे आपका बॉडी है एंड यू आर मूविंग, तो व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ योर बॉडी? एनर्जी ऑफ योर हैंड प्लस एनर्जी ऑफ योर हेड प्लस एनर्जी ऑफ योर टोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सबको क्या करोगे? ऐड करोगे. तो जब बॉडी रोटेट होगा तो बॉडी का एनर्जी कहां से आएगा? सारे पार्टिकल से. तो सिंस एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंस एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, we can add kinetic energies of all the particles to obtain kinetic energy of rotating rigid body. Simple. So what is kinetic energy of rotation? पहले पार्टिकल का एनर्जी प्लस दूसरे पार्टिकल का एनर्जी प्लस तीसरे पार्टिकल का एनर्जी. ऐसा करते करते सारे पार्टिकल्स का मतलब nth पार्टिकल का एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3
r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या क्या कॉमन है? हाफ और ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हाफ को और ओमेगा स्क्वायर को निकाल लेते हैं कॉमन। मैंने जानबूझ के हाफ पहले निकाला, ओमेगा स्क्वायर बाद में निकाला, सम रीजन बिहाइंड इट। अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। राइट, हाफ सब में से बाहर है, नोट्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आखिरी टर्म के साथ हाफ रह गया ना। हाँ, तो वहां पे हाफ नहीं होना चाहिए। नोट्स में जब ये स्टेप लिखा है ना, आखिरी mn rn स्क्वायर के साथ हाफ रह गया वहां पे, तो सिर्फ उसको हटाओ, डन। अब अगर आपको याद होगा, मैंने 11th में आपको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन बताया था। जिसको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा है कि जब आप ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पहले 3 नंबर ऐड कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? 1 + 2 + 3। आप पहले 10 नंबर ऐड कर रहे हो, फिर भी लिख लोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। आपको बोला पहले 10,000 नंबर को ऐड करो, तो 1 से 10,000 तक हम लिखते तो बैठेंगे नहीं। उसके लिए हम यूज करते हैं समेशन का सिंबल, और यहाँ लिखते हैं आई, क्योंकि सिर्फ नंबर का एडिशन है, और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10,000 तक जाएगी। इसका मतलब होता है आई की पहली वैल्यू 1 लो, समेशन मतलब प्लस करो, फिर दूसरा वैल्यू 2 लो, फिर प्लस करो, फिर वैल्यू 3 लो, फिर प्लस करो, कहाँ तक? 10,000 तक। यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं, है ना? ऐड 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 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा समेशन mi स्क्वायर, i runs from 1 to n ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इक्वेशन नंबर 1। गुड। अगर बॉडी रोटेट होने की जगह पे लीनियर मोशन परफॉर्म करता, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको आप बोलते हो, जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता? हाफ mv स्क्वायर, राइट? सो वी नो दैट फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब लीनियर मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी इज kinetic energy of translation is equal to half mv square, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हो तो व्हाट डू यू सी? यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे v स्क्वायर है, तो बचा क्या? m। तो वहां पे जो m है, जिसको आप इनर्शिया बोलते हो, उसकी जगह पे यहाँ पे कौन है? समेशन mi r i स्क्वायर। तो ये क्या होगा? इनर्शिया होगा। लेकिन मास किसका इनर्शिया है? लीनियर मोशन का। तो समेशन mi r i स्क्वायर किसका इनर्शिया है? रोटेशनल मोशन का। वेरी गुड। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we see that summation mi r I square I runs from 1 to n is सिमिलर को बोलते हो एनालॉगस, इक्विवेलेंट, एनालॉगस। अभी साइंस में ऐसा लिखते हैं, क्या करेंगे? बोल सकते थे इज सिमिलर टू, बोलते इज एनालॉगस टू। इज एनालॉगस टू मास। मास क्या है? इनर्शिया, राइट? देयरफॉर इट इज नोन एज, ये जो क्वांटिटी है ये भी इनर्शिया है, लेकिन कौन से मोशन का इनर्शिया है? तो इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया, and is denoted by I, and is denoted by capital I. Therefore capital I is equal to summation mi r I square I runs from 1 to n। ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला।
जब जब नया फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करो, मैंने बताया था, उसके बाद क्या करना, एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एसआई यूनिट इसका आएगा, मास मतलब किलोग्राम पर नहीं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट। और डायमेंशंस अगर फाइंड करते हो, ये आई करंट नहीं है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ नहीं रहे, हम मोशन की बात कर रहे हैं। मोशन में और रोटेशनल मोशन में आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास L2, then these are dimensions of moment of inertia। अच्छा, अब ये पूरे प्रोसेस में अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो हमने बोला था इमेजिन द बॉडी टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ा लैंग्वेज सिंपल करके बता देता हूँ, लेकिन ये वर्ड्स आते रहेंगे आपको फिजिक्स में। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, एक मास यहाँ पे है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा मास है, फिर कुछ नहीं है, फिर तीसरा मास है, फिर कुछ नहीं है, फिर चौथा मास है। तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल हो, फिर गैप हो, फिर पार्टिकल हो, फिर गैप हो, फिर पार्टिकल हो, फिर गैप हो, उसको बोलते हो डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन। डिस्क्रीट वर्ड मैथ्स में भी सुना होगा, सुनोगे, नहीं सुना होगा तो सुनोगे, प्रोबेबिलिटी में आएगा ये, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जोड़ दो, डिस्क्रीट मतलब मास है फिर नहीं है, फिर मास है फिर नहीं है। तो हमने जो बॉडी इमेजिन किया वो कौन सा था, डिस्क्रीट था। लेकिन रियलिटी में ये जो डोर का एग्जांपल लिया मैंने, ऐसा है कि डोर में एक पार्टिकल उधर, फिर इधर, फिर बीच में, ऐसा कुछ है? मास तो हर जगह पे है। उसको बोलते हो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। नहीं तो डोर बनेगा ही नहीं, कैसे बनेगा, मास है फिर कुछ नहीं होगी, नीचे गिर जाएगा वो, राइट। तो इसको बोलते हो कंटिन्यूअस। और याद रखना, जब जब तुम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आते हो, मैंने 11 में भी बताया था, जो नहीं थे 11 में डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। जब जब तुम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, अभी कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा पार्टिकल्स है, इंफिनिटी है। डिस्क्रीट में क्या था, पार्टिकल था, फिर गैप था, फिर दूसरा पार्टिकल था। कंटिन्यूअस में क्या है, पार्टिकल फिर पार्टिकल फिर पार्टिकल फिर पार्टिकल, मतलब देयर इज नो गैप, नो स्पेस, नो एम्प्टी स्पेस। जब एम्प्टी स्पेस नहीं हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, इन्फिनिटी। मतलब तुम एडिशन कर रहे हो वेरी लार्ज नंबर पे। तो जब वेरी लार्ज नंबर पे तुम एडिशन करते हो, तो तुमको पता है समेशन नहीं लिखते हम लोग, इंटीग्रेशन लिखते हैं। वेरी गुड। तो ये हटेगा, ये जाएगा यहां से। और अगर आपने समेशन हटा दिया तो आए भी हटाना पड़ेगा, आए को भी गुम गायब कर दो यहाँ से, जस्ट मेक इट डिसअपियर। इसको यहाँ लिख दो आर स्क्वायर। डिस्क्रीट में तुमने क्या किया था, तुमने डिस्क्रीट में पार्टिकल लिया था, m1 मास, फिर m2 मास, फिर m3 मास। कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं करते। कंटिन्यूअस में क्या करते हैं फिर, सपोज मेरे पास ये एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज सपोज ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ओ पॉइंट से पास हो रहा है। तो जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक मास का एलिमेंट लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मास एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मास एलिमेंट। मास एलिमेंट का सिंपल मतलब पूरे मास में से एक छोटा टुकड़ा, क्या बोलते हैं उसको, मास एलिमेंट, बराबर। स्मॉल पीस, अगर मास टोटल मास m है तो स्मॉल पीस का मास dm है, बराबर। जब डिस्क्रीट बॉडी रोटेट होता है तो हर एक पार्टिकल रोटेट होता है। जब कंटिन्यूअस बॉडी रोटेट होता है तो हर एक एलिमेंट रोटेट होता है। कौन रोटेट होता है, हर एक एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डन। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। डू नॉट वरी, पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मैं वापस रिपीट करूंगा, बहुत इजी है। यहाँ तक क्लियर। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी है। अब टाइम आ गया डिफाइन करने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो तुमने लिखा, मैथ्स मतलब फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा, डिफाइन कैसे करोगे। इफ आई गिव यू 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे डिफाइन करोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज, पहले तुमने क्या किया, सम इज डिफाइंड एज सम ऑफ
फिर क्या किया तुमने, प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ perpendicular distances of the particles from axis of rotation। तो क्या डिफिकल्ट है, नथिंग, सिंपल। तो चलो वापस एक बार रिपीट करेंगे। यू हैव टू टास्क टू परफॉर्म हियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फाइंड भी करना है और उसको डिफाइन भी करना है। तो हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से किया, हमने बोला कि हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है और क्योंकि तुम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने वाले हो, जब भी तुम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे तो स्पीड को रखना पड़ेगा कांस्टेंट। अगर वो लीनियर मोशन है तो लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, अगर वो एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट एंगुलर मोशन, तो कौन सा स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। और जब बॉडी रोटेट होता है तो बॉडी कभी भी रोटेट होता है अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। फिर ये एक्सिस तुमको जहां चाहिए तुम वहां ले लो। तो वी विल टेक an axis of rotation which is passing through some point O। और हमने क्या कंसीडर किया, आर्बिट्ररी बॉडी। तो स्टार्ट कहां से करोगे, बाय एक्सप्लेनिंग। मैंने इसलिए हमेशा आपको बोलता हूं, जब थ्योरी पेपर होता है ना तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एग्जाम में लिखना कैसा, डायग्राम फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद डेरिवेशन, डन। क्यों, क्योंकि डायग्राम विल गिव यू रफ आइडिया अबाउट लिखना क्या है और डेरिवेशन के स्टेप्स भी याद आएंगे। हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है। सो कंसिडर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सम पॉइंट O with constant angular speed omega, right? The body is assumed to be made up of large number of particles of masses m1, m2, m3, m4, m5 up to mn, m1, m2, m3, m4, mn at perpendicular distances r1, r2, r3, r4, rn from axis of rotation। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। We know that linear speed is equal to r omega when the body rotates, all the particles of the body perform circular motion even though angular speed is constant but linear speeds are different, क्योंकि linear speed किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। So linear speed of first particle is r1 omega, second particle is r2 omega, third particle is r3 omega, nth particle is rn omega। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। क्योंकि हर एक पार्टिकल मोशन में है, जो भी पार्टिकल मोशन में हो उसका होता है काइनेटिक एनर्जी। सिंस ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग, हेंस ऑल द पार्टिकल्स हैव kinetic energies, and we know that kinetic energy is given by half mv square, that is half m r omega square, that is half m r square omega square। Therefore kinetic energy of first particle will be 1 by 2 m1 r1 square omega square। Kinetic energy of second particle is half m2 r2 square omega square। ऐसा करते करते kinetic energy of nth particle will be half mn rn square omega square। Since energy is a scalar quantity, total energy of rotating rigid body can be obtained by adding kinetic energy of all the particles। So kinetic energy of rotation is equal to kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second particle up to kinetic energy of nth particle। Half m1 r1 square omega square plus half m2 square r2 square omega square plus half mn rn square omega square। देखो ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, इट इज सो सिंपल। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी करो इसको, ऐड हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड कर रहे थे हम लोग।
सब में था हाफ, आ गया कॉमन, सब में था ओमेगा स्क्वायर कॉमन, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्म्स है, तो व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्म तो हम लोग लिखते नहीं बैठेंगे ऐसा। समेशन कन्वेंशन उसको बोलते हो, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। हाफ समेशन mi r i स्क्वायर, आई रन फ्रॉम 1 to n, 1 to n ओमेगा स्क्वायर। फिर आप ऐसा बोलोगे, अगर हमारे पास एक बॉडी होता जो लीनियर मोशन में है, consider the body of mass and moving along a straight line performing translational motion. So what is translational kinetic energy? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे, फिर बोलोगे फ्रॉम 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, वी सी दैट mass which is inertia in linear motion is equivalent to summation mi ri square। तो ये जो समेशन mi ri स्क्वायर है ये भी इनर्शिया है, लेकिन ये कौन से मोशन का इनर्शिया है? तो इसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिनोट किससे करोगे? आई से। ऐसा यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस क्या आएंगे? m1 l2। और डिफाइन कैसे करोगे? Moment of inertia of a rotating rigid body is defined as the sum of product of masses and the square of perpendicular distance of the particles from axis of rotation। Done। खत्म। 4 मार्क का क्वेश्चन था, खत्म। 1 mark for definition, 3 mark for derivation and explanation। Done। गुड। अब सिक्वेंशियली मैं नहीं लूंगा, इसके बाद अगर सिक्वेंशियली देखोगे तो इसके बाद आना चाहिए 1.9.1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, उस पर हम आएंगे। लेकिन 3 टॉपिक है जो मोर और लेस कनेक्टेड है। काइनेटिक एनर्जी के बाद मैंने क्या बताया था? टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, दैट इज सेक्शन नंबर 1.14। 1.14 वो टेबल खत्म होने के बाद, एग्जैक्टली उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। अब मैं जानबूझ के सीक्वेंस नहीं ले रहा हूं क्योंकि तुमको ये पता है, तो वो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है उसका, क्योंकि आधे चीजें तो सेम है उसमें और इस टॉपिक में। सिर्फ डिफरेंस क्या है वो समझ लो। एनर्जी फाइंड करते वक्त क्या कांस्टेंट था? स्पीड। एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड, इसके लिए एनर्जी फाइंड करते हुए आपने बोला द बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अगर फोर्स निकालना हो तो वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। टॉर्क निकालना हो तो वो डिपेंड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है तो स्पीड कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो स्पीड चेंज होता है, टॉर्क एक्ट हो रहा है तो फिर एंगुलर स्पीड चेंज होता है। एंगुलर स्पीड चेंज होता है मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो जब टॉर्क का फॉर्मूला निकालना हो, फाइंड करना हो, डिराइव करना हो, तो व्हाट विल यू से इज कंसीडर अ रिजिड बॉडी rotating about some axial rotation passing through some point O with constant acceleration। बाकी बहुत बहुत सारे स्टेप्स सेम है। तो अगला टॉपिक हम लोग लेंगे टॉर्क का। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। और एक्चुअली बाकी सब चीजें सेम है, वही वही रैंडम शेप का बॉडी है, आर्बिट्री शेप का बॉडी है। इट इज रोटेटिंग about some axial rotation passing through some point O with constant angular acceleration alpha this time। तो क्योंकि इतना कुछ सेम है तो तुमको पता है डिजिटल आने के बाद कम से कम मेरा थोड़ा फायदा हो गया। यू नो, कॉपी एंड पेस्ट। Consider rigid body of arbitrary shape rotating about an axial rotation passing through point O, rotating with constant angular acceleration। और बाकी सब चीजें भी मोर और लेस सेम है, मोर और लेस सेम है।
क्या सेम नहीं देखेंगे, व्हाट इज नॉट सेम वी विल सी लेटर। ओके गुड, आएगा। विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बाकी let us consider the body to be made up of large number of particles n with masses m1 m2 m3 mn at perpendicular distances r1 r2 r3 rn respectively from axis of rotation। ये भी है सेम। गुड। अगला पॉइंट अगर आपको याद होगा, आपने बोला था उस केस में, क्या बोला था, इवन दो एंगुलर स्पीड इज सेम बट लीनियर स्पीड इज नॉट सेम, इज डिफरेंट। यहाँ पे भी वही है, इवन दो एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम बट लीनियर एक्सेलरेशंस आर डिफरेंट, क्योंकि ए इक्वल टू होता है आर अल्फा, तो ये याद रखना। तो सिंस द बॉडी इज रोटेटिंग, सिंस द रिजिड बॉडी, सिंस द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग, बाकी पार्टिकल्स क्या करेंगे फिर, क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। सिंस द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग, all the particles of the body perform circular motion of the particles, all the particles of the body perform circular motion even though what is constant, angular acceleration, even though angular acceleration for all the particles is same, for all the particles is same, but linear acceleration is different। और ये इंपॉर्टेंट है, linear acceleration is different, therefore a1 equal to r1 alpha, a2 equal to r2 alpha, an equal to rn alpha। है क्लियर? बेसिक फॉर्मूलाज याद होंगे तो फिर डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। लीनियर मोशन में फोर्स होता है और एंगुलर में टॉर्क होता है। 11th स्टैंडर्ड अगर आपको याद होगा, वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, torque acting on a particle is given by r bar cross f bar। ये भी डिराइव किया है हमने, नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ r क्या है f क्या है, दोनों बता देता हूँ। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करते हैं। अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता, जो नहीं है, क्यों नहीं है, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल। यहाँ पे कौन सा है, टेंजेंशियल। कौन सा है, टेंजेंशियल। वेरी गुड 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 गुड। मैं फिलहाल सिंगल पार्टिकल की बात करूंगा, एक सिंगल पार्टिकल लेंगे, आर बार। वेयर इज आर, आर बार मतलब रेडियस वेक्टर, डायरेक्शन बताओ। सेंटर से, सेंटर से सरकमफेरेंस आर बार। ये पता है किसका डायरेक्शन होता है, वी बार, लेकिन वी तो चेंज हो रहा है। कैसे पता लगा वी चेंज हो रहा है, वापस कनेक्ट करो, वापस कनेक्ट करो। अगर ओमेगा कांस्टेंट होता, ओमेगा अगर कांस्टेंट होता तो अल्फा 0 होता है ना। क्यों, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो एक्शन कितना होता, 0। लेकिन तुमने यहाँ पे क्या बोला, ओमेगा कांस्टेंट है क्या, नहीं, तो अल्फा 0 है क्या, नहीं। वेरी गुड। जब अल्फा ही 0 नहीं है, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा अगर 0 नहीं है तो ए 0 है क्या, नहीं।
बराबर। ए इक्वल टू क्या होता है पता है, डीवी बाय dt। तो जो v का डायरेक्शन, वो किसका डायरेक्शन, ए का, तो ए का डायरेक्शन आएगा यहाँ पे, मतलब कहाँ पे, टेंजेंट, टेंजेंशियल। और आर का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, डन। क्यों बताया, आर और एफ, यू नो, अगर मैं ए को मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलता है, तो जो डायरेक्शन ए का वो डायरेक्शन, तो फोर्स और आर में एंगल कितना है, और आर बार क्रॉस एफ बार मतलब आर एफ, बट थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या आ गया, जीरो कैसे आएगा, साइन 90 इज नॉट जीरो, कॉस 90 इज जीरो, साइन 90 विल बी 1, तो टॉर्क इज आर है। मैं वापस बताता हूँ, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, डजेंट मैटर, 2 बार 3 बार 5 बार कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कनेक्ट करना जरूरी है। एक बॉडी है, रोटेट हो रहा है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, डिस्क्रीट बॉडी है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल का मास m1 m2 m3 mn है, डिस्टेंस r1 r2 r3 rn है, यहाँ तक सब क्लियर। व्हाट इज नॉट कांस्टेंट इज स्पीड, व्हाट इज कांस्टेंट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज कांस्टेंट, बराबर। तो जो बॉडी रोटेट होगा उस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अगर बॉडी का अल्फा कांस्टेंट तो हर एक पार्टिकल का भी अल्फा कांस्टेंट, हर एक पार्टिकल का अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन ए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ए इज आर अल्फा। तो ए किस पे डिपेंड करता है, आर पे। आर अलग अलग है, R1 R2 R3, तो ए भी होगा A1 A2 A3। यहां तक क्लियर, पक्का। जब भी किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हो तो वहां पे होता है फोर्स, लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं। जब भी किसी भी बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन हो तो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स। किसने बताया, न्यूटन सेकेंड लॉ ने। सिमिलरली जब भी किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन हो तो कौन प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। हमको क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो हमको कौन सा इक्वेशन तक जाना है, टॉर्क। और टॉर्क किस पे एक्ट हो रहा है, पूरे बॉडी पे, रोटेटिंग रिजिड बॉडी पे। लेकिन जो बॉडी रोटेट हो रहा है उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, राइट, वो भी रोटेशन ही है, लेकिन एक एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुमने बोला ही वैसा ना, इमेजिन द बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमको अगर पूरे बॉडी का टॉर्क निकालना है, जैसे पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था, तो तुमने क्या किया, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर क्या किया, ऐड किया। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो पूरे बॉडी का टॉर्क फाइंड करने के लिए प्रोसेस क्या होगा, हर एक पार्टिकल का टॉर्क फाइंड करो और क्या करो, ऐड। तो वही तो कर रहे हैं। तो फिर वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। पहले पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे और वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, वेक्टर होता है, आर बार क्रॉस एफ बार। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। लेकिन फिर एंगल कैसे पता लगेगा, तो एंगल पता करने के लिए हमने बोला कि सर्कुलर मोशन में आर बार होता है सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ, वी होता है टेंजेंशियल, जो डायरेक्शन वी का है वो डायरेक्शन ए का है। ए को मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा एफ। तो एफ का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन और वी का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस में एंगल होता है 90, इसलिए हमने पहले ये लिखा, बट थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन 90, दैट इज 1। So therefore torque is equal to RF. Therefore torque equal to RF. But what is F? Mass into acceleration. But what is acceleration? R into alpha. Now that's clear. So what is torque on a single particle? mr square alpha. mr square, moment of inertia. अभी थोड़ा सा इक्वेशन को शेप आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, बराबर। लगभग पहुंच गए। ये एक सिंगल पार्टिकल का है। तो पहले पार्टिकल की अगर बात करता हूं मैं, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल क्या आएगा, r1 स्क्वायर अल्फा। अल्फा 1 मत लिखना, क्योंकि मास m1 मास m2 मास m3 मास mn सब एक ही बॉडी के है। पूरी बॉडी का अगर अल्फा कांस्टेंट है तो मास m1 का, m2 का, m3 का, mn का क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड बॉडी का टॉर्क कितना है, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, nth पार्टिकल का क्या होगा, mn rn स्क्वायर अल्फा।
Therefore, total torque acting on the body, on the rotating rigid body is, what is total torque? Addition, किसका addition? tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up to tau n. What is tau 1? m1 square alpha, m2 r2 square alpha up to mn rn square alpha. तो m1 r1 square plus m2 r2 square plus 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 mn rn square साथ में alpha. What is this? I. This is summation mi ri square. I runs from 1 to n into alpha. That is equal to I alpha. Therefore, torque is I alpha. Oh yeah, simple. तो डेरिवेशन था एक्सट्रीमली सिंपल. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है हम लोग एक बार क्विकली देखेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग पहले डिराइव करेंगे. नया क्वांटिटी आए तो क्या करते हो? SI यूनिट. वैसे जोक है ये, क्यों जोक है पता है? RF, R मीटर, F फोर्स, न्यूटन मीटर. तो ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर. तुमने टॉर्क स्टार्ट कहाँ से किया? RF साइन थीटा. साइन थीटा तो डायमेंशन लेस है ना. R का डायमेंशन, R का यूनिट मीटर, F क्या है? न्यूटन. तो न्यूटन मीटर, तो ये न्यूटन मीटर है. बराबर, डन. तो डायमेंशन बता दो फिर. what is force into distance? Work. What is force into distance? Work. What is work? Energy. बराबर. तो टॉर्क क्या है फिर? फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना. RF, R क्या है? डिस्टेंस, F क्या है? फोर्स. तो डायमेंशंस ऑफ टॉर्क एंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर सेम. m1 l2 t minus 2. कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे. m1 l2 t minus 2. सिंपल. और ध्यान पूरा होना चाहिए क्योंकि ये एक एक चीज +4 -1 का डिफरेंस बनेगा. I'm telling you, JEE या नीट इज नथिंग प्रोवाइडेड आपके बेसिक्स क्लियर हो तो. क्योंकि अभी नहीं तो टॉर्क के डायमेंशन निकालते बैठोगे. लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक ये बताता है कि जब वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस है, और टॉर्क भी फोर्स इंटू डिस्टेंस ही है, तो टॉर्क के और वर्क के डायमेंशंस क्या है? सेम है. बराबर. m1 l2 तो फिर ऐसा यूनिट भी सेम है. एनर्जी किस में मेजर करते हो? जूल में. तो ये भी जूल ही है, सिर्फ इसको न्यूटन मीटर लिखते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट कि तुम टॉर्क की बात कर रहे हो यहाँ पे. इसको तुम जूल लिख सकते हो और बहुत जगह पे लिखते हैं, लेकिन तुमको समझेगा कैसे कि ये एनर्जी है कि ये टॉर्क है? तो टॉर्क है ये बताने के लिए क्या लिखते हो? न्यूटन मीटर. तो इस डेरिवेशन में स्टेप्स क्या थे? लगभग वही है. कंसिडर rigid body rotating about some axis of rotation passing through point O with constant angular acceleration. The body is supposed to be made up of large number of particles n of masses m1, m2, m3 up to mn at perpendicular distances r1, r2, r3 up to rn. Right? Even though alpha is same, but A is not same. So for first particle A1 is R1 alpha, A2 for second is R2 alpha, for n is Rn alpha. हमको यहाँ फाइंड करना था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी. जब रिजिड बॉडी रोटेट होगा तो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे. तो टोटल टॉर्क निकालना है तो हर एक पार्टिकल का टॉर्क निकालो. तो एक पार्टिकल पे टॉर्क कितना एक्ट होता है उसका फॉर्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में डिराइव किया था, R बार क्रॉस F बार. तो वहां से स्टार्ट करेंगे. लेकिन R बार क्रॉस F बार, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो RF साइन थीटा. बट F का डायरेक्शन है जो A का डायरेक्शन है, और A का डायरेक्शन है जो V का डायरेक्शन है, और सर्कुलर मोशन में V का डायरेक्शन होता है टेंजेंट. तो टेंजेंशियल. और ये रेडियस परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री. साइन 90 is 1, तो RF. बट F होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट A है R अल्फा. तो ये हो गया m r² अल्फा.
ये एक सिंगल पार्टिकल का टॉर्क का जनरल फॉर्मूला है। हमारे पास जो रोटेटिंग रिजिड बॉडी है उसमें n पार्टिकल्स हैं, तो हर एक पे टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो पहले का टॉर्क होगा m1r1 स्क्वायर अल्फा, दूसरे का होगा m2r2 स्क्वायर अल्फा, ऐसे nth का होगा mn(rn)स्क्वायर अल्फा। क्लियर? तो टोटल टॉर्क विल बी τ1 plus τ2 up to τn. So this is equal to m1 r1 square alpha plus mn rn square alpha. अल्फा कॉमन निकलेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर साथ में अल्फा समेशन mi ri स्क्वायर, आई रन फ्रॉम 1 to n अल्फा, ये है आई, तो आई अल्फा। तो टॉर्क इज आई अल्फा। अगर आपको इसके ऐसा यूनिट चाहिए तो r इंटू एफ, एफ इज न्यूटन, आर इज मीटर, न्यूटन मीटर मतलब जूल, और डायमेंशन आएंगे m1l2t-2। न्यूटन मीटर लिखने के पीछे दो रीजन है, मैंने एक आपको ऑलरेडी बताया, डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि तुम टॉर्क की बात कर रहे हो कि एनर्जी की बात कर रहे हो, समझ में आना चाहिए। नंबर 2, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी इज स्केलर वेर एज टॉर्क इज वेक्टर। तो जूल जूल लिखोगे दोनों जगह पे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर? अब तीसरा डेरिवेशन है, वी हैव टाइम। तो तीसरा डेरिवेशन है किसका? एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आई इंटू ओमेगा। ये प्रूव करना है। जो फॉर्मूला v पे डिपेंड करता है, मतलब वेलोसिटी पे, स्पीड पे डिपेंड करता है, वहां पे क्या कांस्टेंट? स्पीड कांस्टेंट। जिस फॉर्मूला में अल्फा हो वहां पे कौन कांस्टेंट? अल्फा कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। तो आपने बोला बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। टॉर्क में आता है अल्फा, तो आपने बोला बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वापस आ जाओ मोमेंटम के इक्वेशन पे। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। तो द बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। फिर आई लाइक दिस चैप्टर अलॉट, यू नो व्हाई? कॉपी एंड पेस्ट। और इसमें इस टॉपिक में तो कुछ ज्यादा कॉपी पेस्ट पॉसिबल है, तो मेरे लिए और भी अच्छा है। तो मैं बॉडी तो दिखाऊंगा नहीं, आपको पता है रोटेटिंग रिजिड बॉडी सब पता है अभी आपको। तो व्हाट आई विल डू इज, नहीं एग्जाम में नहीं चलेगा, नहीं तो एग्जाम में बोलोगे कॉपी एंड पेस्ट। वैसे एग्जाम में कर नहीं सकते क्योंकि एग्जाम में तीनों में से एक ही पूछेंगे ना, तो सब तो आएगा नहीं, बाकी सब सेम है यहाँ पे। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है स्पीड पे, तो फिर ये करेक्ट है। कंसिडर रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप rotating about what? About an axis of rotation passing through point O, rotating with constant angular speed. Very good. Well, we were finding out what angular momentum. किसका angular momentum? Rotating rigid body का angular momentum of rotating rigid body. Angular momentum of rotating rigid body. ये भी सेम है। Let us consider the body to be made up of large number of particles n of masses m1, m2, m3, mn at perpendicular distances r1, r2, r3, rn। फिर वही मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लीनियर स्पीड इसमें भी डिफरेंट है। क्या सेम है? एंगुलर स्पीड, बट लीनियर स्पीड क्या है? डिफरेंट है।
angular speeds, sorry, linear speeds, even though angular speed is same but linear speeds are different and they are given by v1 क्या होगा r1 ओमेगा, v2 क्या होगा vn क्या होगा rn ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या किया था, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया और ऐड किया। टोटल टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या किया था, हर एक पार्टिकल का टॉर्क फाइंड किया और ऐड किया। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम करने के लिए क्या करोगे, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करोगे और ऐड करोगे। तो स्टोरी तो वही है फिर। वी नो दैट कहाँ से आया, 11th स्टैंडर्ड से आया। 11th स्टैंडर्ड में हमने एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन डिराइव किया था, आर बार क्रॉस पी बार, फिर आर बार इज रेडियस वेक्टर, पी बार इज लीनियर मोमेंटम, फिर वही एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। व्हाट इज मोमेंटम का फॉर्मूला, एल पी का फॉर्मूला पी पी, लीनियर मोमेंटम एम वी, लीनियर मोमेंटम इज एम वी, लीनियर मोमेंटम p इज एम वी। तो जो v का डायरेक्शन वो p का डायरेक्शन, v का डायरेक्शन क्या है टेंजेंशियल, तो p का डायरेक्शन क्या है टेंजेंशियल, r क्या है एंगल कितना है, तो वो ये फिर यहाँ पे साइन 90 इज 1 बट थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो l इक्वल टू आर पी, but P is mv, very good, but V is r omega, तो L is mr square omega। mr square आ गया, मतलब तुम राइट ट्रैक पे हो, क्योंकि mr square के बिना I इक्वेशन में आता नहीं है। फिर जब पूरा बॉडी रोटेट हो रहा है तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है तो हर एक पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम है। तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे का कितना होगा, nth का कितना होगा, तो पूरे बॉडी का कितना होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। तो देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मैं ये नेक्स्ट क्लास में वापस रिपीट करूंगा ये, बट जस्ट टू कंप्लीट नाउ, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज, ऐड करते जाओ, L1 कितना है ओमेगा, L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और Ln mn rn स्क्वायर ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, mn rn स्क्वायर इनटू ये आ गया समेशन mi ri स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये क्या है आई ओमेगा, तो L इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये तीनों इक्वेशंस लीनियर पता थे हमको। देखो इंपॉर्टेंट ये था, कभी भी डेरिवेशन से पहले कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नो। मुझे पता है आपको एंगुलर नहीं पता, लीनियर तो पता था ना, तीन थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, पी इक्वल टू एम इंटू वी। इसका एंगुलर फॉर्म चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन चाहिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टॉर्क इज आई अल्फा, एल इज आई ओमेगा। तो जब ये पता होता है कि क्या डिराइव करना है, तो अपने आप धीरे धीरे स्टेप्स बनते जाएंगे। क्यों, आई आई और आई, मतलब मुझे कुछ भी करके एम आर स्क्वायर लाना ही पड़ेगा। तो याद रटने की जगह पे ऐसा याद रखो ना, समझ लो आई लाना है मतलब एम आर स्क्वायर लाना है। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो तीनों केसेस में हम कैसे लाए, यहाँ पे ना v को लिखा था हमने आर ओमेगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बन गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया एम आर स्क्वायर आ गया, मतलब हमारा काम हो गया।
यहाँ पे क्या किया था, ए को लिखा था, ए को आर अल्फा, फिर आर स्क्वायर आया क्या, नहीं, तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे, तुमको टॉर्क फाइंड करना है। तुमने अभी तक फोर्स लिखा है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आर एफ, आर एफ, आर एफ, एफ क्या होता है, एम ए, और ए क्या होता है, आर अल्फा, तो एम आर स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे तुमको चाहिए एल, एल क्या होता है, आर पी, पी क्या होता है, एम वी, वी क्या होता है, आर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, हाँ ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, करेक्ट। हाँ, क्लास के बाद कहाँ जाओगे, दूसरा क्लास या घर, पता है ना कहाँ जाना है, तो घूम फिर के रास्ता ढूंढ लोगे। वही है ये, कहाँ पहुंचना है वो दिमाग में रखो, अपने आप अपने आप अपने आप स्टेप्स आएंगे। और पहला एक पेज तो सब सेम है, सिर्फ डिफरेंस इज कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। So that's it for today.